हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, अभी जो है हम लोगों ने जो है ना इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करी थी। ठीक है, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा बेटर रहेगा हम अपना सब्जेक्ट चेंज करें। अभी हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यहाँ पे बात करें, मतलब भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और क्या है गवर्नेंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये हम कंप्लीट करवाएंगे। हम करवा किस रहे हैं गाइस, हम दृष्टि आई की जो क्विक बुक है, बेहतरीन बुक है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो गाइस जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो है सिलेबस देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज थोड़ी अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ना मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। कमी है तो बिल्कुल बताइएगा। आज जस्ट मैंने नए तरीके से शुरू करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग एक बार ना सिलेबस देख लीजिए। तो गाइस, सिलेबस जो चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप एक बार फटाफट से जो है सिलेबस आप उसको देख लीजिए, फिर है जो हम स्टार्ट करेंगे उसकी बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे। अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, चैप्टर नंबर 17, 18, 20, कितने सारे चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 24 तक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आपका राज्य व्यवस्था एक परिचय यानी कि पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 1। तो चलिए, यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है सबसे पहले ये लिखा है राज्य के तत्व, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना आपको कुछ भी करना है तो उसे जैसे लाइक अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए गाइस, जो राज्य व्यवस्था है ना उससे रिलेटेड जितनी भी अवधारणा है, ठीक है, एक बात, उससे रिलेटेड जो भी शब्दावली है, शब्दावली, ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या राज्य व्यवस्था को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली बात हम जो पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है राज्य क्या है। तो मतलब हम बात करेंगे सबसे पहले राज्य की। तो अब नॉर्मली क्या है, राज्य क्या है, यूपी, यूके, बिहार एक्सेट्रा, ये सब नहीं, ये सब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर राज्य की बात करें दोस्तों, तो क्या है राज्य? राज्य क्या है, एक समाज की, एक मिनट, तो इसको थोड़ा तो राज्य क्या है, समाज की राजनीतिक संरचना। ठीक है, तो राज्य क्या है, समाज की एक समाज की राजनीतिक संरचना। ठीक है, अब ये क्या है, एक अमूर्त, एक और बात, ये क्या है, अमूर्त अवधारणा। राज्य क्या है, एक अवधारणा। ओके, राज एक अमूर्त अवधारणा, इसका मतलब ये कि आप इसे बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। एक बात, इसने एक और बात कही, इसने कहा अगर आप अपने जो समाज है ना, अगर समाज या आप कह लें देश, अपना देश जो कंट्री, उसको आप अगर विकसित, ठीक है, अगर आप उसे विकसित बनाना चाहते हैं, आप उसे सक्षम बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ना, जो राज्य है वो क्या है, स्वतंत्र राज्य होना बहुत आवश्यक है। मतलब अगर हम इस उस पर चले तो हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है, और आप बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गई, आपका इंग्लैंड हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको राज्य में नहीं मिलती, अगर आपको जो समाज है उसको विकसित या देश को विकसित सक्षम बनाना है और राज्य आपका स्वतंत्र नहीं है, तो गाइस ये चीज़ें जब आपको नहीं मिलेंगी तो ऐसा जो उदाहरण आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको ये सारी चीज़ें होना बहुत जरूरी है अगर आप राज्य की बात करें। मतलब गाइस ये है कि अगर जो जितने भी आपके विकसित देश है ना, वहाँ पे आपको क्या मिलती है, आपको स्थिर राजनीतिक प्रणाली मिलती है। ठीक है, और जहाँ पे अस्थिर राजनीतिक प्रणाली मिलती है, जैसे कि आपका अफगानिस्तान, ठीक है, तो वो होते हैं, वो अविकसित देश हैं सारे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है राज्य के तत्वों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम, राज्य में क्या क्या तत्व होते हैं। तो गाइस राज्य में 4 तत्वों की बात करते हैं। अगर ये 4 में से एक भी तत्व नहीं मिलेगा आपको ना, तो ये राज्य की जो अवधारणा है वो बेबुनियाद है, आप नहीं कि उस श्रेणी में डालेंगे आप। ठीक है, तो जो 4 तत्व हैं गाइस, उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है भूभाग, एक बात, यानी कि आपका जियोग्राफिकल एरिया, राइट। दूसरा जो आता है वो आ जाता है आपका जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आ जाती है आपकी सरकार, और चौथे नंबर पे आता है आपका संप्रभुता। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें अगर राज्य की अवधारणा, राज्य की अगर हम बात करें, राज्य के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वो ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर इसमें से एक भी गायब होता है तो आप इसे राज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके ना इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इस भूभाग में क्या है ना, हम बात करें एक ऐसा क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है, जिसमें उस राज्य की जो सरकार है ना, वो अपना क्या करती है, अपना राजनीतिक क्रियाएं करती है। क्या करती है, अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है। ठीक है, तो
अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम अगर इंडिया यानी कि भारत की अगर बात करें, तो उस भारत का जितना भी क्षेत्र है ना, वो उसका क्या हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भूभाग की बात। अब बात करते हैं जनसंख्या, किसकी बात करेंगे, इस जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या में क्या आता है कि राज्य होने के लिए शर्त है कि उसका जो भूभाग है ना, मतलब अभी जो हमने देखा कि जो उसका भूभाग है ना, उसमें निवास करने वाली जो क्या होती है, जन समुदाय है। क्या है, जन समुदाय। इस भूभाग में निवास करने वाला जो जन समुदाय है, वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई जनसंख्या ही नहीं होगी, तो क्या होगा, राज्य का अस्तित्व क्या होगा, बेकार, निरर्थक होगा। ठीक है। तीसरी हम यहाँ पे बात करेंगे सरकार की। किसकी बात करेंगे, सरकार की। तो देखिए क्या है, सरकार एक या एक से अधिक व्यक्ति का समूह होगा। ठीक है, जो व्यवहारिक स्तर पे क्या करेगा, जो राजनीतिक शक्ति का, व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है, कौन, सरकार करेगी। अच्छा, इसने अब यहाँ पे कहा ना कि राज्य और सरकार में अंतर बताओ। तो भैया राज्य और सरकार में क्या अंतर है, हमने कहा था जो राज्य है ना, वो क्या है, अमूर्त अवधारणा थी, यानी आप उसे देख नहीं सकते थे। लेकिन सरकार तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये क्या है, मूर्त, ये क्या है, मूर्त अवधारणा है, मतलब इसे देख सकते हैं। ठीक, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है संप्रभुता, यानी कि सोवर्निटी, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता, और इसको आप प्रभु सत्ता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस, इसे आप प्रभु सत्ता भी बोल सकते हैं। मतलब आप ये समझिए, सपोज कि कोई देश है, ठीक है, अब उसको अपने देश से रिलेटेड कुछ भी जो है ना फैसले लेने हैं, ठीक है, कोई नीति बनानी, कोई कार्य करना है, तो उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होगा। ठीक है, कोई बाहरी शक्ति हो, आंतरिक शक्ति हो, किसी का भी दबाव ना हो, वो खुद से, मतलब वहाँ जो राज्य है वो खुद से उस पर जो है निर्णय ले, और किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो मतलब कि वो जो देश है, राज्य है, समाज है, वो क्या होगा, संप्रभु होगा। ठीक है। वहीं अगर हम इसमें भारत की बात करें, 1947 से पहले की बात करते हैं अगर, तो देखिए भारत जो है ना संप्रभु देश नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनता यहाँ की थी, भूभाग भी था यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, सब कुछ, सरकार भी है मान लेते हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना संप्रभुता नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ में, चाहे राजनीतिक मामले हो, चाहे आर्थिक मामले, सब पे जो है ना ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप था। तो आप संप्रभु नहीं कह सकते इस देश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य के जो हमने अभी ये 4 तत्व पढ़े ना, ये सारे के सारे अनिवार्य है, कोई भी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल नहीं है कि इसमें से एक नहीं हुआ तो काम चल जाएगा, नहीं, इस चारों के चारों होने चाहिए, आप राज्य तब बोल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक राज्य या देश की बात करें कि भैया उसके पास भूभाग है, ठीक है, नहीं सॉरी, उसके पास सरकार है अपनी, ठीक है, दूसरा इसने कहा उसके पास अपनी जनता यानी कि जनसंख्या भी है, ठीक है, लेकिन इसके पास ना अपना भूभाग नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, आप इसे राज्य नहीं बोल पाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपको पता है कहाँ देखने को मिलेगा गाइस, तो ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा तिब्बत में देखने को। मतलब ये है कि तिब्बत में अपनी सरकार है, अपनी जनता यानी कि उनकी अपनी जनसंख्या, जनता भी है, ठीक है, लेकिन उनके पास इस वक्त ना अपना भूभाग नहीं है। मतलब वो कहाँ आके रह रहे हैं गाइस, तो वो इस वक्त ना कहाँ आके रह रहे हैं कि भारत में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, धर्मशाला में रह रहे हैं। तो वहाँ से वो अपना काम चला रहे हैं। अब इसे आप राज्य कह सकते हैं, नहीं, इसे आप पूरी तरह से क्या, इसे आप राज्य कह ही नहीं सकते जब उनका अपना कोई भूभाग ही नहीं है। हमने कहा चारों तत्व जो है इंपॉर्टेंट होने चाहिए अगर आप राज्य की अवधारणा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि चीन ने जो है तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। वहाँ के जो दलाई लामा थे उस समय जो है भारत आ गए थे, मतलब उनको यहाँ शरण मिल गई थी, ये कहना चाहिए है, या परमिशन मिल गई थी, क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, मतलब यही है। इसी तरह से आप समझिए, तो भारत में आके रहने लगते हैं। वहाँ पे जो भारत में ऊपर की तरफ ही है आपका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, वहाँ से वो शासन चला रहे हैं। अब किस तरह से चला रहे हैं इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमने कहा अब कि हमारे पास जो है सरकार है, ठीक है, एक तत्व सरकार है, दूसरा तत्व हमने कहा भैया हमारे पास जनता भी है, तीसरा तत्व हमने कहा हमारे पास भूभाग भी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ना चौथा यानी कि संप्रभुता की कमी है, यानी कमी क्या है ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल आप कहाँ देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल देखेंगे आप 1947 से पहले का भारत। मतलब हमारे पास सब कुछ है लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी मामले हैं सब पे हस्तक्षेप किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का हो रहा था। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे बुक है, बुक का जो पेज है ना आप उस पर भी पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो गाइस अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ ऐसा देश, कोई ऐसे देश, ठीक है, जहाँ पे क्या है ना अराजकता, अराजक स्थिति बनी हुई है, मतलब ठीक ठाक हिसाब नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो राज्य है ना, राज्य का ढांचा क्या होता है गाइस, चरमरा जाता है। मतलब अगर हम ना एग्जाम्पल लेते हैं अफगानिस्तान का, तो यहाँ पे क्या है ना, अगर हम कहते हैं ना ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को बांट देते हैं 4 भाग में, तो इसने कहा इसके अलग अलग भाग पे ना अलग अलग शक्तियाँ जो है ना शासन कर रही हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे गुट बन गए हैं और अलग अलग गुट जो है अलग अलग जगह पे ना क्या कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब चला रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब राज्य, यहाँ पे सरकार भी ये कह दिया हमने, ठीक है, लेकिन सरकार तो है, लेकिन जो सरकार की जो व्यवहारिक
सरकार जो है ना, अगर हम उसकी शक्तियों की बात करें सरकार की, तो इसकी शक्तियाँ जो है ना व्यवहारिक स्तर पर क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या है आपकी इसकी जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता, हाँ, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मतलब अगर हम संप्रभुता की बात करें तो इसमें आंतरिक दबाव भी हो सकता है और बाहरी दबाव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भारत की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स आए थे बाहर से, तो प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ अफगानिस्तान की बात करें तो इसके अंदर अंदर ही कुछ, जैसे हम कहते हैं तालिबान। ठीक है, अब तो पूरा तालिबान ही तालिबान है। ठीक है, एक समय था तो वो तालिबान, तो इसने कहा कि यार वो अंदर से अफगानिस्तान के होते हुए वो क्या कर रहे हैं, सरकार की बातें नहीं मान रहे, अपने हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ना संप्रभुता की बात आप यहाँ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, क्या लिखा है, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उसका विकास। चलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखा है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। देखिए अब क्या बहुत सारे अध्ययन हुए किस चीज़ पे, समाज पे। ठीक है, जब बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया ना, बहुत सारे समाज समाज पे, मतलब जो प्राचीन से प्राचीन सरल से सरल समाज पे अध्ययन किया गया, तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे ना, तो हर किसी समाज पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था राजनीतिक, हर समाज का कुछ ना कुछ तो राजनीतिक ढांचा था ही था। ठीक है, हाँ इसका रूप बदला हुआ हो सकता है, लेकिन हर समाज में, चाहे वो कितना भी पुराना, नया, सरल, जटिल समाज हो, हर एक में राजनीतिक ढांचा है, रूप अलग है। जैसे कहीं पे आपको मिलेगा राजतंत्र देखने को, ठीक है, कहीं पे आपको मिलेगा लोकतंत्र देखने को, ठीक है, तो कहीं पे आपको मिलेगा तानाशाही देखने को। ठीक है, मतलब ये सारी क्या है, राजनीतिक व्यवस्था है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था हर जगह है, होना जरूरी भी है। ठीक है, तो बस उसका रूप यहाँ पे आपको हर समाज में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें ना, इसकी किसकी, राजनीतिक व्यवस्था की, व्यवस्था, ओके, तो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आज ना जनसंख्या कम नहीं है, 2 4 10 लोग या 100 लोग नहीं है कि बैठ के सारी बातें कर लें और निर्णय निकाल लें कि यार इस तरीके से काम होना चाहिए। नहीं, आज जनसंख्या का स्तर हो गया है बहुत ज़्यादा, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं रह गया है कि लोग जो है ना आपस में बैठ के क्या है, कोई विवाद हो अगर, तो उसको क्या है उसको सुलझा ले आराम से बैठ के, तो ऐसा नहीं है। अब इसने कहा औपचारिक कानून, जो औपचारिक कानून है ना उसके निर्माण और क्या है उन कानूनों को लेकर आने वाले जो विवाद हैं, ठीक है, उन सबको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक न्याय प्रक्रिया की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी है अब के टाइम में। किसकी जरूरत पड़ेगी? न्याय प्रक्रिया की जरूरत बहुत ज़्यादा आज के टाइम में पड़ने लगी है। अच्छा, इसने कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, सिर्फ इतना नहीं, अभी की अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो खाली इतनी बात नहीं है कि आप जो है ना जो कानून है ना उसका पालन करो, नहीं। आज इससे कानून का पालन करने से ज़्यादा बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे किस चीज़ की अवधारणा और आ रही है? लोक कल्याणकारी राज्य की हम ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हो गया कि जो समाज का वर्ग है, सभी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनको स्वतंत्रता मिले, उनको समानता मिले, उन्हें न्याय उपलब्ध हो एक जैसा। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी भी किसकी आ जाती है? सरकार की आ जाती है, राज्य की आ जाती है कि वो इस पर क्या करे, काम करे। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। ठीक है, चलिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। चलो देखिए, तो देखिए भारत में क्या है, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है भारत में वो क्या है, अभी चल रही है। और राष्ट्र विरोधी तत्व, मतलब देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यानी कि भारत को एक मजबूत राजनीतिक प्रणाली की ज़रूरत है। एक बात भारत के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हुई एक बात। दूसरी अगर हम बात करें जो भारत है ना उसकी आंतरिक सुरक्षा, ओके, तो अगर हम भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या देखते हैं, अभी भी बहुत सारी चुनौतियां देखते हैं, जैसे आतंकवाद हो गई, जैसे नक्सलवाद हो गई, जैसे अलगाववाद हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इन चुनौतियों से अगर आपको निपटना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा होना चाहिए। फिर से वही बात हो गई कि हमारे पास क्या है, राज्य का एक मजबूत ढांचा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि जो भारतीय राज्य है ना वो क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, क्या है, कल्याणकारी राज्य है। और जो इसमें क्या होता है, जो वंचित वर्ग है तो उसको जो है समानता की स्थिति में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे अगर हम करें आरक्षण और सामाजिक न्याय, तो यहाँ पे अगर बात करें आरक्षण और सामाजिक न्याय की, तो अन्य नीतियाँ जो है ये इसी उद्देश्य पे कार्य कर रही हैं। मतलब जो वंचित वर्ग है ना उनको समानता की स्थिति में लाने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारतीय समाज का क्या है, बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जैसे वुमेन यानी कि महिलाएं, बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर आपकी पिछड़ी जातियाँ हो गई। ठीक है, कौन हो गई, पिछड़ी जातियाँ।
ठीक है, या आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज़ हो गए, ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक समूह जो हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है दृष्टियों से क्या है वंचना का शिकार हो रखे हैं, यानी कि अभी भी इनके संग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी वंचित हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्या है उन्हें जो है ना समाज की हमें क्या करना है, मुख्य धारा में लाना है, मुख्य धारा में लाना है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि जो सरकार है, सरकार की ओर से क्या है इन्हें बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्या दी जाती हैं, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। एक बात हो गई। तो इसलिए भारत के लिए ना एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। एक ये हो गई बात, थर्ड पॉइंट ये हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात अगर यहाँ करें तो भारत में क्या होता है, विभिन्न हित समूह हैं, मतलब ये अलग टाइप का इसका हित है, इस समूह का अलग हित है, इस समूह का अलग हित। अब इसमें क्या होता है ना, अपने हितों को लेकर ना इनमें क्या होने लगता है, टकराव होने लगता है। अच्छा, इनके जो हित है ना उनमें हम क्या करेंगे, अब सामंजस्य करते हुए क्या होता है, उचित जो बिल्कुल सही कानून होगा, जो इन्हें भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, दोनों हित गुटों को प्रॉब्लम ना करेगा। तो सामंजस्य क्या है करते हुए उचित कानून का निर्माण के लिए क्या है, यहाँ पे संसद जरूरी है। एक बात, मतलब आपको देखना है कि दोनों के हित प्रभावित ना हो, तो इसके लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, संसद जरूरी है। एक बात, ठीक है। तो दूसरा इसने कहा कि अब अगर इससे रिलेटेड कोई विवाद आता है तो उसके लिए क्या है आपका न्यायिक समाधान करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सशक्त और सुलझी हुई क्या होनी चाहिए गाइस, न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी होनी चाहिए। ये सारी बात हो गई, ये सारी हो गई भारत के पक्ष में। आगे बात, मतलब भारत से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए भारतीय समाज ना बहुत ही तेजी से क्या है, तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। मतलब इसमें काफ़ी जो है सामाजिक स्तर पे क्या है, बहुत सारे जो है चेंजेस आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे वंचित वर्ग की बात करें, पहले उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आज हम अगर वंचित वर्ग की बात करते हैं ना, तो ये अपने अधिकारों के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो वो लोग हैं ना जो पहले की व्यवस्था से ज़्यादा खुश थे, वो इससे क्या हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं। मतलब उनको इससे ज़्यादा खुशी मिल नहीं रही है कि वंचित वर्ग अपने लिए जो है अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसने कहा जो कभी कभी क्या होता है, दलितों और जो स्त्री होती थी, इनकी स्थिति पहले मतलब अच्छी नहीं होती थी। तो दलितों स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले जो अत्याचार के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि आज जो है ना वो वाला वर्ग परेशान है जो पहले सही स्थिति में चल रहा था, ठीक है। तो इसने कहा जो सामाजिक परिवर्तन है ना तथा सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की जो ये प्रक्रिया है ना, कि इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को, ये जो दबाव है ना, इन दबावों से बचाने के लिए क्या है, सुचारू रूप से उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचा इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ाई हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सॉरी, मैंने ये पीडीएफ को ऊपर करना मैं थोड़ा सा भूल गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है शासन के अंग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, शासन के अंग, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो कोई भी सरकार होती है, सरकार, या हम कह सकते हैं कोई भी राज्य व्यवस्था, तो क्या होता है इसके सामने ना मेन तीन चुनौतियाँ होती हैं, तीन मेन चुनौतियाँ होती हैं। जैसे पहली की बात करूँ तो पहली चुनौती जो सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने होती है वो होती है कानून बनाने की, ठीक है। सबसे पहले होती है कानून बनाने की चुनौती। दूसरी होती है कानून के अनुसार जो है ना शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। पहला कानून बनाने की, पहला है कानून बनाने की, दूसरा है कानून के अनुसार आपका शासन जो चल रहा है उससे शासन चलाने की क्या बोलते हैं चुनौती। तीसरा ये हो जाएगा गाइस, क्या होता है व्यक्तियों के बीच विवाद है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच या दो से ज़्यादा के बीच, या फिर सरकार और व्यक्तियों के बीच विवाद है, ठीक है। तो अब क्या है, इन विवादों को सुलझाना है आपको। तो कानूनी प्रणाली के अनुसार क्या है आपका न्याय व्यवस्था को संचालित करने की चुनौती। तीन चुनौतियों की यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है। तो कई चुनौतियाँ तो हमने देख ली तीनों। तो इसने कहा भैया इसका उपाय भी तो करना पड़ेगा। तो हर जितनी भी शासन व्यवस्था है ना उसमें इन चुनौतियों के लिए कुछ उपाय किया गया। अच्छा, जिन तीन जो चुनौतियाँ हैं ना उसके समाधान के जो उपाय किए गए, तो जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम इन चुनौतियों का जो है समाधान कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शासन के अंग। क्या बोलते हैं गाइस, उन्हें हम बोलते हैं शासन के अंग। तो गाइस ये देख पा रहे होंगे ना, ये है शासन के अंग, मतलब तीन चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका की बात करेंगे, ये सब शासन के अंग है, ठीक है। तो जो भी चुनौतियाँ थी उसके समाधान के लिए हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। पहला हो गया विधायिका, दूसरा हम कहेंगे कार्यपालिका, ठीक है। क्या हो गई दूसरी, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका। तो यही चीज़ थी, तीन चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखते होंगे। चलिए एक एक करके हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनकी बात करेंगे।
चलिए इस विधायिका देखते हैं। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण। एक बात, ठीक है, ठीक है। तो कानून का निर्माण होता है विधायिका का काम। अगर हम कौन सी प्रणाली देखते हैं? राजतंत्रीय प्रणाली, मतलब जिसमें राजा होता था। तो राजतंत्रीय प्रणाली की बात करें ना, तो गैस इसमें क्या होता था? राजा ही सर्वोच्च होता था और राजा जो कह देता था वो मान लिया जाता था। मतलब राजा की इच्छा पे ही सारे काम होते थे। मतलब वही कानून है, वही कानून बनाने वाला है, उसको अमल करने वाला है, सब कुछ राजा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें धर्मतंत्रीय शासन की बात करते हैं। धर्मतंत्रीय शासन में क्या होता है? हमारे कुछ क्या होते हैं शासन प्रणाली में? शासन प्रणाली अगर हम इसकी बात करें तो गाइस हमारे पास क्या होते हैं? कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उससे रिलेटेड उसमें जो जो बातें लिखी होती है हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो जो भी धार्मिक ग्रंथों में लिखा था वो। और जो क्या होता है, धर्म के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं? कानून का अंतिम, मतलब वो कहते हैं कि भैया ये बात सही है तो हम मान लेंगे यार ये बात सही है, वही बताते हैं क्या है कानून, किस तरह से क्या करना है, क्या सब वो जो सबसे ऊपर जो बैठे होते हैं पदाधिकारी धर्म से रिलेटेड वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो हम मतलब हम आधुनिक काल की अगर बात करें तो हम यहाँ पे आ चुके हैं लोकतंत्र पे। मतलब आज हमको ये समझ में आ गया है ना कि जो कानून है ना, वो कानून का जो निर्माण है ना वो जनता की इच्छा पे होना चाहिए। सब कुछ देखो जो सही है सबके हित में है, ठीक है, उस हिसाब से कानून बनाना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वर्तमान में विधायिका की बात करें ना, तो क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं दो सदन है। कौन कौन से? एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। तो जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं और लोकसभा ही मेन होता है जो कानून का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण में इसकी भूमिका सबसे ऊपर होती है, ठीक है। संघात्मक ढांचे की अगर हम बात करें तो गैस राज्यसभा की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से भी जो है हर राज्य से जो है आपके मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो रही है भारत में बात। तो गैस अगर हम यूएसए देखें तो यूएसए में होता है आपका सीनेट। क्या होता है? सीनेट और भारत में राज्यसभा, ये दोनों एक बराबर, मतलब दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में अगर हम बात करें तो अधिकांश कानून ऐसे हैं ना जिसके लिए ना राज्यसभा की सहमति भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए राज्यसभा ये भी सुनिश्चित करती है कि जो सरकार है यानी कि केंद्र सरकार है ना वो राज्यों की शक्तियों को ना छीन ले। अब वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें ना, ब्रिटेन में यहाँ पे आप अपवाद देखने को मिलता है अगर हम दूसरे सदन की बात करें। देखिए दूसरा सदन है तो सही ब्रिटेन में, लेकिन उसकी शक्ति कुछ अलग ही है। देखिए दूसरा सदन है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, यानी कि लॉर्ड सभा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है इनका ये अपनी जो भारत में या हम यूएसए में जो आपकी राज्यसभा है या फिर आपकी सीनेट है उसकी तरह ये थोड़ा सा काम नहीं करती है। इसका क्या काम होता है कि जो ये अपनी परंपरा है ना, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना इसका काम है, ठीक है। कुछ अति विशिष्ट या गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का यहाँ पे क्या हो जाता है? मौका मिल जाता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड में, ना कि प्रांतों और स्थानीय इकाइयों के मतलब अधिकारों की रक्षा के लिए। हमारे यहाँ देखें तो हम कहते हैं कि राज्यसभा से क्या होगा कि जो राज्य की अपनी शक्तियां उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है कौन? राज्यसभा में बैठे मेंबर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ब्रिटेन में ऐसा कुछ है नहीं खास, वो अपनी परंपराओं के लिए हिसाब किताब के लिए जो दूसरा सदन बना रखा है, हमारा अलग उनका अलग। तो वैसे अगर हम भारतीय विधायिका की बात करें तो वैसे ये क्या है ना, ये जो है आपके संघात्मक ढांचे से रिलेटेड है, संघात्मक ढांचे पर जो है आपका आधारित है, ठीक है। ठीक है, तो ये किस पे? संघात्मक ढांचे पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ इसने कहा, एक मिनट गाइस, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, जो केंद्र सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है इनके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। मतलब अगर इन्हें कानून बनाए तो केंद्र सरकार अपने मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे वो कानून बना सकती है उसी पे बनाएगी। राज्य सरकार मतलब बंटवारा हो गया है शक्तियों का, केंद्र सरकार कुछ विषय पे कानून बनाएगी, राज्य सरकार कुछ विषय पे कानून बनाएगी। इसी को इसने क्या बोला? संघात्मक ढांचा बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो केंद्र में ना आपकी क्या है? विधायिका, ठीक है। केंद्र में जो विधायिका है हम उसको क्या बोल रहे हैं? संसद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप गाइस? इसको संसद बोल रहे हैं। और ये क्या है? द्विसदनी है, मतलब इसमें है एक लोकसभा, इसमें है एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निचला सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। तो गाइस वही वाली बात हो गई, जैसे कि राज्यसभा हो गया, या अमेरिका में आपका सीनेट हो गया, या फिर आपका ब्रिटेन में क्या हो गया? हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया। ये एक ही तरीके के हैं, ठीक है। मतलब ये भी क्या कर रहे हैं? अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे मेंबर्स ये भी अपने प्रांतों का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो सीनेट होता है अगर हम यूएसए में बात करें तो इसके नंबर फिक्स होते हैं, यानी कि दो बंदे यानी मेंबर्स होते हैं एक एक प्रांत स्टेट से, ठीक है। वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड भी होता है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है? ब्रिटेन में, ठीक है। ये अपने जो मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह के गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा
बनाने के लिए है ये ब्रिटेन में। मतलब ये थोड़ा इन दोनों से अलग आप कहेंगे, ठीक है। अगर हम वहीं पे राज्य में आ जाए ना, अगर ये तो अभी हमने केंद्र की बात करी, अगर हम राज्य में देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सदनीय क्या है, विधायिका है। हमने देखा था केंद्र में 2 सदनीय है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन मैक्सिमम जो राज्य है ना उसमें क्या है, एक सदनीय क्या है, आपकी विधायिका है। तो कैसे अगर जो राज्य की जो विधायिका है उसको, जो एक सदनीय है, तो उसको हम बोलते हैं विधान सभा, राइट। क्या बोलते हैं, विधान सभा, ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर किसी राज्य को ऐसा लगता है ना कि हमें एक और सदन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे किसकी स्थापना होती है, तो वहाँ पे होती है आपकी विधान परिषद। जो दूसरा सदन होता है ना उसको हम बोलते हैं विधान परिषद। तो यहाँ पे विधान परिषद की आवश्यकता होती है। अब देखिए जो विधायिका है ना, मतलब राज्य की जिससे भी विधान परिषद चाहिए, तो विधायिका क्या करते हैं, विधायिका के एक अंग के रूप में, जो भारतीय राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, विधायिका के एक अंग के रूप में, देखिए विधायिका जो भारत की संसद है उसमें 3 है, लोकसभा राज्यसभा, इन 3 अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट है, तीनों। अच्छा, तो इसने कहा विधायिका के एक अंग के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित जो बिल होता है ना, यानी कि विधेयक होता है, उसको क्या करता है, अपनी सहमति प्रदान कर देता है कि भैया हाँ ठीक है, अगर ये राज्य कह रहा है इनको राज्य परिषद चाहिए, तो उनको उनके राज्य में एक राज्य परिषद की भी स्थापना क्या होगा, हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हम बात करें गाइस, यहाँ पे लिखा है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की बात करें तो गाइस ये क्या है, इसका आशय क्या है, देखिए एक तो ये शासन का दूसरा अंग है। पहला अंग हमने विधायिका पढ़ा, दूसरा अंग हमारा क्या है, ये कार्यपालिका, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव मतलब इसमें क्या होता है ना, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है, ये समूह होता है। अब इसका काम देखिए क्या है, देखिए विधायिका का काम क्या था, कानून को बनाना, ठीक है। तो विधायिका का काम था कानून को बनाना। अब कार्यपालिका का काम क्या है, इस कानून को लागू करना, क्या, इस कानून को लागू करना, ये है कार्यपालिका का काम। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्यपालिका है इसने 2 पार्टों में उसको विभाजित करा है। एक हो गई आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, एक हो गई आपकी स्थायी कार्यपालिका। देखिए यहाँ पे देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अध्यक्षीय कार्यपालिका हो सकती है, संसदीय कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका है, ठीक है। एक तो यहाँ पे अलग से है स्थायी कार्यपालिका, बस परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पहली इसमें लिखा है राजनीतिक कार्यपालिका, तो इसके अंदर भी लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक कार्यपालिका। अच्छा, तो इस राजनीतिक कार्यपालिका को थोड़ा सा समझें। इसमें क्या होता है ना, ये सर्वोच्च स्तर पर होती है, ये जो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर ये है, मतलब जिससे इसमें क्या होता है कि जो भी होते हैं इस कार्यपालिका में, जो भी व्यक्ति होते हैं उसको जो है ना जनता प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करती है, चुनती है, ठीक है। जनता चुन रही है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, वो जाके यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। अमेरिका में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में पूरा का मंत्रिमंडल जैसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति सब कुछ होता है, वो जो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होता है, उसमें जो मंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के आए होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आए, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा है अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो ये जो है ना, ये प्रणाली अगर हम बात करें अध्यक्षीय कार्यपालिका, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यूएसए में देखने को मिलेगी। यहाँ क्या करते हैं, जो जनता होती है ना वो क्या करती है, निर्वाचक गण के माध्यम से क्या करती है, राजनीतिक जो कार्यपालिका अभी हमने देखी थी ऊपर, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो, या फिर जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है वो, उसका चयन करती है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये प्रेसिडेंट होता है ना, उसको जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी पावर होती है ना, वो प्रेसिडेंट के ही हाथ में होती है, ठीक है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते जितनी पावर है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है, पूरी की पूरी, ठीक है, ना कि एक बंदा। लेकिन अमेरिका की बात करें तो एक बंदा यानी कि राष्ट्रपति, उसी के हाथ में सारी पावर है, वही उत्तरदायी है, मतलब उत्तरदायी भी नहीं होता है, ठीक है, इसी के हाथ में सब पावर होती है। तो गाइस दूसरा जो है ना वो है आपकी संसदीय कार्यपालिका, जैसे कि आप भारत में देखते हैं, जैसे कि आप इंग्लैंड में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो विधायिका होती है यानी कि आप कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा, जो भी, मतलब विधायिका के अंदर दोनों आ गए, लोकसभा और राज्यसभा से ही मेंबर्स जो है ना, देखिए लोकसभा राज्यसभा में जो आए हैं वो जनता द्वारा चुन के आए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसी में से ही सदस्य उठ के कहाँ चले जाते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका चयन होता है, ठीक है। मतलब इसी में से ही सदस्य चुन के वहाँ चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं, सपोज जैसे आज की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य बहुमत में है, तो वही जो है दल अपनी जो है क्या बनाती है, अपनी गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनाती है एक बार, ठीक है। सरकार चलाने के वाले जो सदस्य होते हैं ना, उनका जो समूह है, ठीक है, क्या है, उनका जो समूह है, हम उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है दोहरी कार्यपालिका। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है। दोहरी कार्यपालिका की बात करें तो आप फ्रांस पहुंचिए, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका में आप कहाँ पहुंचेंगे गाइस, फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में क्या होता है ना कि देखिए हम अगर भारत में बात करें तो सबसे ऊपर पीएम, हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं भारत में, और यूएसए में हम किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दोहरी कार्यपालिका में देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका उसकी जो शक्तियाँ हैं ना, वो
प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री इसमें बटी हुई होती है। मतलब प्रेसिडेंट भी है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर भी है, और दोनों में शक्तियाँ बटी हुई हैं। प्रेसिडेंट अपना कुछ काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपना कुछ काम करेगा। अब प्रेसिडेंट को चुना किस तरह जाता है, वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है यूएसए में यानी अमेरिका में, और प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है, वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है भारत में या फिर इंग्लैंड में। ठीक है, आगे मतलब ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन में जैसे, मतलब इंग्लैंड में जैसे चुना जाता है, और जैसे भारत में चुना जाता है, ब्रिटिश और भारत का एक जैसे। अब नेक्स्ट जो इसने लिखा है बहुल कार्यपालिका की बात करते हैं। तो इसका उदाहरण की बात करें ना गाइस, तो स्विट्जरलैंड पहुंचिए आप। तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है ना, यहाँ पे है कि इसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, उसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब की पावर बराबर होती है, जितने भी सदस्य हैं। मतलब इसमें एक प्रमुख तो होता है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रमुख होता है, और इसमें क्या होता है 7 सदस्य होते हैं, और इन 7 सदस्यों की क्या होती है, जो शक्तियाँ हैं बराबर है हमने कहा। और ये जो प्रमुख है वो उसका क्या होता है कि हर वर्ष, देखिए हर वर्ष इसकी नियुक्ति जो है परस्पर हस्तांतरित होती रहती है, ये बदलता रहता है हर साल। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस दूसरी थी आपकी स्थायी कार्यपालिका। मतलब आप यहाँ पे जब देखेंगे, आपने देखा था, तो यहाँ पे आपने देखा था राजनीतिक कार्यपालिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका जैसे कि भारत में अध्यक्षीय जैसे आपने यूएसए में देखी थी, दोहरी कार्यपालिका आपने फ्रांस वाली देखी, और बहुल जो कार्यपालिका आपने स्विट्जरलैंड वाली देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं। चलिए, ओके, ये रही गई आपकी स्थायी कार्यपालिका। आइए देखें क्या कहानी है। तो स्थायी कार्यपालिका में आप ना एग्जाम्पल पहले ही समझ लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसमें हम बात करते हैं जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं ना। देखिए, ये हो गई स्थायी कार्यपालिका जो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज है 1 साल बाद नहीं होंगे, हो गए तो होगा, स्थायी है। लेकिन जो सपोज हम सरकार की बात करें, अगर जैसे आज जो भारत में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जो है आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है पूरे के पूरे 5 साल के लिए बनी गई, नहीं गई ये, अगर मतलब अगर जनता अगर चाहे तो ये 5 साल से पहले भी हट सकते हैं। ये अस्थायी है, राजनीतिक कार्यपालिका में ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है उसकी हम बात करें तो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या इसने लिखा है कि इसमें जो उच्च पदाधिकारी है ना वो शामिल है। आप समझ रहे हैं, अब उच्च पदाधिकारियों का मतलब जो क्या है, अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं। किसके? अधिकारिक तंत्र के। इनका जो कार्यकाल होता है ना, किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि एक जनता के द्वारा चुन के या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुन के नहीं आते, ये पढ़ाई वढ़ाई करके एग्जाम दे के आते हैं। ठीक है, जिसकी पढ़ाई हम भी कर रहे हैं। अब इसने कहा है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गई, या अन्य सिविल सेवा के अधिकारी इसके अंदर आते हैं। मतलब ये उसका उदाहरण है। अच्छा, स्थायी कार्यपालिका जो है, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं इनकी, तो ये जो है ना, इसको जो है राजनीतिक कार्यपालिका जो अभी हमने पढ़ी थी, संसदीय अध्यक्षीय, ठीक है, वो वाली जो पढ़ी थी, तो राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देश के अनुरूप ये लोग कार्य करते हैं। मतलब जो सरकार बोलती है, जो हमारी संसदीय ढांचे वाली जो कार्यपालिका है वो इनको बोलती है, वो इस तरह से काम करते हैं, उसी तरह से काम करते हैं। तो इसमें जो लोग शामिल होते हैं ना, वो प्रशासन के क्षेत्र में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। मतलब इतना पढ़ के चले जाते हैं कि इनको इतनी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम राजनीतिक न्यायपालिका की बात करें तो उसमें जो लोग होते हैं, यानी कि हम मंत्री नेताओं की बात करें, तो वो इसमें इतने दक्ष नहीं होते, मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। तो उनकी हेल्प करने के लिए ये लोग होते हैं। किसी किसी को होती भी है नॉलेज, लेकिन मैक्सिमम को तो नहीं होती है। ठीक है, तो जो ये आपकी स्थायी कार्यपालिका के सदस्य क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये वाली बात हो गई खत्म यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है जो भारतीय कार्यपालिका है ना, भारतीय कार्यपालिका की अगर बात करें तो ये किस तरह से, इसका जो ढांचा है ना वो मतलब क्या है, ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है ना उससे रिलेटेड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है, जो लोकसभा है, मतलब जिसके अनुसार क्या होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल जो होता है वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। यानी कि बहुमत अगर बीजेपी को मिला है तो मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे होंगे वो बीजेपी के होंगे, यही बनाएंगे मंत्रिमंडल। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के उस पर ही बनता है। ठीक है, अब इसे कहा कि जो ये मंत्रिमंडल है ना, जो मंत्रिमंडल है हमारा, वो सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं सब मिलकर उत्तरदायी होते हैं। यानी कि ये यहाँ पे लिखा है सामूहिक जो है मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ऐसे कहा कि जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की बात करें तो भारतीय कार्यपालिका का क्या है, ये औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है गाइस, ये औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, हालांकि ये क्या है, मंत्रिमंडल के निर्देशों पर ही के अनुसार ही काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए इसके पास अपनी भी शक्तियाँ हैं वैसे। ठीक है, मैक्सिमम जो काम करता है वो क्या है, सलाह मशवरा करता है किसी मंत्रिमंडल से, उसके बाद ये क्या करता है, काम करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए भारत में क्या है, हमारी जो राजनीतिक कार्यपालिका तो है। ठीक है, मतलब हमने जो देखा आपका ये लोकसभा राज्यसभा वाला हिसाब किताब तो हमारे पास है। मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आपका मंत्रिमंडल है, ये सारी चीज़ें हमारे पास भारत में है। इसके अलावा हमारे पास गाइस जो स्थायी कार्यपालिका की हमने बात करी ना, यानी कि जो आपके ये अधिकारी हैं,
उच्च पदों पे जो अधिकारी हैं वो, यानी कि वो हो गई। हम बात कर रहे हैं स्थायी कार्यपालिका, तो वो भी यहाँ पे है। इसमें कौन है? सशक्त नौकरशाही या हम बोलते हैं अधिकारी तंत्र भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें आईएएस हो गया, जो आपका कहाँ से आता है? ऑल इंडिया सर्विस से आता है, अखिल भारतीय सेवाओं से आता है। ठीक है, वो इसमें शामिल है। अगर हम बात करें IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, वो कहाँ से आता है? आपका सेंट्रल सर्विस से आता है, यानी कि केंद्रीय सेवाओं से आता है। और अगर हम बात करें जो राज्य के स्तर पर जो अपनी लोक सेवाएं, यानी कि आपका पब्लिक सर्विस ये में हो, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमने गाइस यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा। शासन के अंग में हमने देखा एक विधायिका, फिर हमने देखा कार्यपालिका, और हमने देखा था तीसरा जो था वो था आपका न्यायपालिका। ठीक है, अभी फिलहाल वीडियो को इतने पे ही रोक देते हैं। न्यायपालिका वाला जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर आपको वैसे पसंद आई हो, और मैं कोशिश करूँगी इससे बेटर करने की, अभी जैसे पहली वीडियो थी इस तरह से, हो सकता है आपको कुछ कमी दिख जाए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे कमी है, इस पे थोड़ा सा सुधार करिए। ठीक है, मैं थोड़ा अब अलग तरीके से करने की कोशिश करी। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ अच्छा वो भी, कुछ बुरा वो भी, सजेशन वो भी, सब कुछ। ठीक है, तो इतना काम करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे शेयर करिएगा। ठीक है।